देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दूसरा चैप्टर है। ठीक है सर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, कलन पढ़ाया जाएगा, पहले इसको पढ़ लो। ये सब रहेगा कलन में ना। चलो देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आज जो कुछ भी पढ़ाऊंगा तुमको देख के लगेगा ही नहीं कि तुम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और आज जो अच्छे से पढ़ लेगा उसको पहला चैप्टर में लगभग जिस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है उस टाइप का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस लिखने का तरीका नहीं पता चलेगा, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन होता क्या है ये अच्छी तरह पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुविकल्पी भी नहीं लगा सकते हो। बहुविकल्पी में पहला लेसन से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर 4 नंबर वाला और ज़्यादातर 8 नंबर या 5 नंबर वाला पूछता है। 5 नंबर में ज़्यादा चांस रहता है पूछने का पहले चैप्टर से। और ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाने जा रहा हूँ इसके नाम में देखो लास्ट में ये क्या आया हुआ है, फलन। क्या आया हुआ है, फलन। और पहले चैप्टर का नाम ही है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन नाम है, नाम में देखो फलन बाद में है, पहले क्या है, संबंध। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने के लिए हमको पहले संबंध पढ़ना होगा। संबंध पूरा नहीं पढ़ना होगा जितना दिया है, बस उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि संबंध होता क्या है, ठीक है ना। संबंध को कैसे फलन बनाते हैं या संबंध को फलन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो संबंध होता है वही फलन भी कहलाएगा, कारण मैं समझाऊंगा क्यों कहते हैं। और उसके बाद मैं धीरे धीरे संबंध फलन बताने के बाद प्रतिलोम फलन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और जिसको ये चीज़ें नहीं समझ में आई ना, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं 10 दिन बाद यही चीज़ें पूछ दूंगा तो भूल जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, ये नहीं कि पहले का पढ़ रखे हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा। पहले का पढ़े हो लेकिन अभी पूछ दूंगा फलन किसे कहते हैं तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो अच्छे समझ लो, इसी यही कारण है कि पहला चैप्टर लास्ट में पढ़ाता हूँ। फलन पढ़ाया था ना, फलन किसे कहते हैं परिभाषा बताया था कि नहीं, किसी को याद हो तो बताओ। पहला अक्षर वो नहीं याद होगा परिभाषा का, पूरा बताने की बतिए छोड़ो। तो लास्ट में पढ़ाया जाएगा, वैसे परिभाषा नहीं कभी पूछेगा, सवाल ही पूछेगा। सवाल सिंपल तरीके से लग जाते हैं, एक ही टाइप का बार बार सवाल पूछता है परीक्षा में। तो परीक्षा में सवाल को हल करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे थियरी को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और अच्छे से सवाल को समझ के लगाना कठिन है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तो कैसे कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बना वो मैं बताऊंगा, नहीं तो बताने के लिए मैं बोल देता कि देखो एक सारणी है, इसमें देख लो साइन का मान यहाँ से यहाँ तक होता है, कॉस का यहाँ से यहाँ तक होता है, टेन का यहाँ से यहाँ तक होता है, कॉट सेक कोसेक सबका बता देता, बस उसी सारणिया के बेस पे सब सॉल्व लगवा देता, आंसर आ जाता, तुम भी खुश हम भी खुश, मेहनत खत्म, ठीक है ना। लेकिन वो जो चीज़ बनी है, वो जो सारणी बनी है ना, वो डायरेक्ट नहीं बनी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुमको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि जब आगे पढ़ो ना और हाई लेवल की त्रिकोणमिति, वहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आए तो अच्छे से लगा सको, वहाँ कन्फ्यूजन ना रहे। और जो ये चीज़ समझ लिया ना, उसका पहली एक्सरसाइज का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, और जो नहीं समझा इसको उसका हर सवाल गलत होगा। एक आठ बहक वक के सही लग जाएगा अपवाद में, क्योंकि उसमें एंगल देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है, ठीक है। और क्यों आ रहा है वहाँ से वहाँ तक का ही प्रतिलोम क्यों निकल सकता है, उसके बाद का क्यों नहीं निकल सकता, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन आज जो पढ़ोगे उसको देख के नहीं लगेगा कि तुम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तुमको लगेगा तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, और समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा। बस देखो ध्यान से, पहले हम लोगों को पढ़ना है इसको समझने के लिए क्या, संबंध, ठीक है। क्या पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज़ है संबंध, ठीक है ना। संबंध में होता क्या है समझो ध्यान से। जैसे दो लोग रहेंगे,
वो एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक है ना कोई रिलेशन होगा। जैसे पिता और पुत्र के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है, पिता और पुत्र के बीच में एक रिलेशन होता है ना, कि पिता का पुत्र मतलब पिता और पुत्र का रिलेशन संबंध। उसी तरह हम संख्याओं के संबंध को अगर समझें, जैसे मैं एक यहाँ पे ऐसे डब्बा बना के इसमें लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, और एक डब्बा बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ABCD, ऐसे लिख दिया। ABCD जाने तो नहीं लिखता हूँ, थोड़ा कुछ और लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। मैं लिख देता हूँ 2 3 4 6, 2 3 4 6। ये दो समुच्चय हैं, ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। दोनों में किसी प्रकार का संबंध है, और वो संबंध इस प्रकार है कि ये जो वैल्यू है इस समुच्चय A की जो ये अवयव हैं इनको हम लोग x मान लेते हैं, और इस समुच्चय B के जो अवयव हैं इसको y मान लेते हैं। और इनमें एक इस प्रकार का संबंध है इन दोनों अवयवों में कि जो y है वो x का एक अधिक है, x का क्या है एक अधिक है। तो इस संबंध को अगर हम दिखाना चाहें तो x में 1, x का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, मतलब y बराबर, x का 1 रखने के बाद y बराबर क्या मिल रहा है, मतलब x का 1 y के 2 से संबंधित है ना। x का 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है 2, मतलब x का जो 1 है वो y के किससे संबंधित है 2 रखेंगे तो, मतलब 2 किससे संबंधित है 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 है या नहीं है, बस यही रुक जाएंगे, ठीक है। चलो ये पहले टाइप का हो गया। एक और संबंध मैं लिख रहा हूँ, दूसरा संबंध। एक ये समुच्चय है P और एक ये समुच्चय है Q, दो समुच्चय हैं, इन दोनों में भी कोई संबंध है R, इन दोनों में भी कोई संबंध है R। मैं इसमें लिख लिया 1 2 3, ठीक है। इसमें लिख लिया 0 -1 -2, ठीक है, 0 -1 -2। एक काम करते हैं इसमें 2 ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक 0 ले लेते हैं और एक -1 ले लेते हैं। इनको अवयवों को x बोलेंगे P के, और Q के अवयवों को क्या बोलेंगे, और इसके अवयवों में और इसके अवयवों में मतलब समुच्चय P और Q में एक इस प्रकार का संबंध है कि जो इसके अवयव हैं वो P के अवयव से हमेशा छोटे हैं। P के अवयव से क्या है हमेशा, जैसे मैं कहूँ 1, इस Q में किससे छोटा है 0 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, मतलब बुद्धिया उद्धिया घास चरे चल गई है, एक बड़ा है दोनों से ना। तो कैसे कह रहे हो कि एक इन दोनों से छोटा है, अपना ही तो कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ एक किससे छोटा है, तो तुम लोग बता रहे हो 0 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, दोनों से बड़ा है ना। तो बताओ एक किसी से संबंधित है, क्योंकि जो यक्ष है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा है संबंधित है, ठीक है। तुम लोग पगलैपन मत करो एक जो है 0 से भी बड़ा है और एक जो है वो माइनस, ठीक है ना, एक बड़ा होना चाहिए, यक्ष की साइड ग्रेटर देन का साइन है। ये जो 2 है ये क्या है 2, ये 2 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है कि नहीं, तो ये 2 भी इन दोनों से संबंधित है। हाँ ये क्या कर दिया, ठीक है। ये 3 भी दोनों से बड़ा है, मतलब 3 इससे भी संबंधित है और 3 इससे संबंधित, जो हम गोजा हो जा गया है, मतलब तीनों दोनों से रिलेटेड हैं, ये तीनों इन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है ना। समझ में आई बात। वाई क्या होना चाहिए छोटा, यक्ष बड़ा होना चाहिए, तो यक्ष कुलाइन में बड़ा है अर्ध में से, है कि नहीं। तो ये 2 संबंध मैं दिखाया हूँ, एक ये वाला संबंध और एक ये वाला संबंध। इन संबंध को लिखने का तरीका क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो एक संबंध R है जो A से B में परिभाषित है, किसमें A से B में परिभाषित है,
और उस संबंध को अगर हम लिखना चाहें तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, और नहीं ना कुछ है। इसको मंजिला कोष्ठक में बंद कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है ना। एक और लिखने का तरीका होता है इसी समुच्चय को ऐसे, r इक्वल टू मंजिला कोष्ठक में, मैं इसको कैसे लिखा हूँ, x कॉमा वाई के रूप में। ये x वाला उठा लिया, y वाला उठा लिया, x कॉमा वाई के रूप में लिखा हूँ ना। तो उसी x कॉमा वाई को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। और इसमें जो x और y के बीच संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, जो y है वो x में 1 जोड़ने के बाद मिल रहा है, ठीक है ना। और x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। तो 2 रूप में हम संबंधों को दिखा सकते हैं, एक है रोस्टर रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको दिखाना चाहें तो हम क्या दिखाएंगे, R एक संबंध है जो परिभाषित है समुच्चय P से Q में। तो इस संबंध को हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक 0 से संबंधित है और एक -1 से भी संबंधित है, 2 0 से संबंधित है और 2 -1 से भी संबंधित है, फिर 3 0 से और 3 -1 से, मतलब 3 0 और 3 -, ये रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप लिखना चाहो तो r बराबर लिख सकते हो x कॉमा y, इसमें जो y है वो लेस देन x है कि नहीं, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है p में और जो y है वो बिलोंग कर रहा है q में। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये हो गया संबंध। अब संबंध को ही फलन कहते हैं लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है, सभी संबंध को फलन नहीं कहेंगे। अब मैं ये चेक करूंगा, हमको देखो मेन फलन को ही समझना है, ठीक है ना। तो मैं चेक करूंगा कि क्या हम इन संबंधों को फलन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो अगर हमको फलन को समझना है तो देखो कैसे समझेंगे। फलन की जो परिभाषा होती है पहले उसको देखो। फलन भी एक प्रकार का संबंध है, तो लिखेंगे यह एक ऐसा संबंध है, यह एक ऐसा संबंध है जिसमें, यह एक ऐसा संबंध है जिसमें एक चीज़ बताना भूल गया, अभी इसको यहीं रोक देते हैं। जिसमें अभी कुछ बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ए के अवयव को क्या कहेंगे, बी के अवयव को क्या कहेंगे, आई जो प्रतिबिंबवा बन रहा है मिला रहे हैं इसको क्या कहेंगे। एक होता है प्रांत, एक क्या होता है, एक होता है सप्रांत, एक क्या होता है, और एक होता है परिसर, एक क्या होता है, परिसर। प्रांत, सप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, ये चीज़ समझो। प्रांत मतलब वो जो समुच्चय ए में यूज हो रहा है, कौन कौन यूज हो रहा है, 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया, प्रांत हो गया, ठीक है। सप्रांत वो होता है जो दूसरा वाला होता है, पूरा समुच्चय बी, हाँ पूरा बी, पूरा बी में 2 3 4 6 सब क्या है, सप्रांत, ठीक है। परिसर क्या होता है, जो दूसरे वाले समुच्चय में यूज हो रहे हैं, 2 3 यही नहीं यूज हो रहा है, 6 तो बच जा रहा है, ये परिसर हो गया। समझ में आई बात, ये क्या हो गया, परिसर। उसी तरह इसमें बताओ प्रांत क्या है, तीनों यूज हो रहा है, तो तीनों हो गया 1 2 3,
सप्रांत क्या होगा? पूरा क्यू होगा कि नहीं? परिसर क्या होगा? 0 और -1। इसको भी क्यू ही बोल सकते हो क्योंकि टोटल क्यू तो यूज हो जा रहा है ना। हो रहा है कि नहीं? समझ में आई बात? अब देखो, हमको एक संबंध को ही परिभाषित करना है, उसका नाम हम लोग रख देंगे क्या? फलन। एक संबंध को हम फलन कह देंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन क्या रहेगी कि फलन उसी संबंध को कहेंगे जिसमें प्रांत के, ठीक है ना, प्रांत का प्रतिबिंब एक और केवल परिसर में हो, या जो यूज होता है उसको परिसर बोलते हैं, सहप्रांत बोल लो, सहप्रांत में हो। या फिर ज़्यादा आकर कठिन लग रहा है प्रांत सहप्रांत, तो तुम इसको देख के ऐसे बोल सकते हो कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें ए और बी के अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। एक और केवल एक प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए? सभी अवयव का, सभी अवयव का प्रतिबिंब एक और केवल एक किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। मतलब प्रांत जो होगा, प्रांत को अगर हम देखें तो केवल जो यूज हो रहा है वही बोल पाएंगे ना, लेकिन ए के सभी अवयव को ले सकते हो। ठीक है? प्रांत परिसर बराबर हो गया था तो क्या हो जाएगा? प्रांत परिसर बराबर हो जाएगा तो संबंध नहीं होगा। तुम जो चीज़ सोच रहे हो ना, मैं वहाँ तक अभी पहुँचूंगा, तो आगे फालतू मत भागा करो। जब मैं पढ़ा लेता हूँ तब मैं तुम्हें मुझसे पूछा करो जो नहीं आया या जहाँ डाउट होगा। पहले का पढ़े हो, अगवा का याद आ रहा है तो पूछ रहे हो बराबर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अभी मैं बताया पूरा, अभी तो मैं 2 खाली एग्जाम्पल लिया हूँ। तो देखो मैं क्या कह रहा था, जैसे यहाँ पे ए और बी को लेके अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यह एक ऐसा संबंध है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। ठीक है ना? उसे हम क्या कहेंगे? फलन। तो क्या ये दोनों फलन हैं? थोड़ा सा परिभाषा के आधार पे सोचो। परिभाषा बोल रहा है कि एक ये समुच्चय है 1 2 3 4, ठीक है। एक समुच्चय बी है जिसमें लिखा है 2 3 4 5, ठीक है। इनके बीच एक संबंध परिभाषित है और वो इस प्रकार परिभाषित है कि x बराबर है y बराबर है x प्लस 1। मतलब 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है और 4 5 से संबंधित है, ठीक है। और देख लो अगर इसमें मान लो 5 और 6 भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा क्या करे कि एक ऐसा संबंध है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक का प्रतिबिंब मिल रहा है ना, देखो मिल रहा है कि नहीं? इसके जैसा एक का 2 प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, एक का 2 प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, एक का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो फलन है लेकिन वो दोनों फलन नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है लेकिन एक छूट जा रहा है। तो क्या इसको तुम फलन बोलोगे? प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए ना। इसमें देखो प्रत्येक अवयव का यूज हुआ है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें है, भले इसमें छूटा है लेकिन इसमें नहीं छूटना चाहिए, उसमें छूट गया। इसका मतलब वो भी फलन नहीं और नीचे वाला भी फलन नहीं। संबंध तो है लेकिन फलन, और ये फलन भी है और संबंध भी है, क्योंकि इसमें जो ये प्रांत है इसके सभी अवयव सप्रांत के या परिसर के एक एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं?
ठीक है ना, आई बात समझ में। फलन क्या होता है, तो सभी संबंध को फलन नहीं कह सकते, केवल उसी संबंध को फलन कहेंगे जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक एक ठे उपस्थित हो, एक एक प्रतिबिंब हो, ठीक है ना। एक का दो प्रतिबिंब या दो का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो इसको फलन कहते हैं। अब फलन भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे नहीं आया हूँ, अभी फलन पढ़ाया, अब फलन के प्रकार पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रतिलोम फलन पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आगे देखो फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। फलन देखो मुख्य रूप से हमको दो का यूज करना है, हमको यहाँ दुइया का काम है, लेकिन होते चार ठे हैं। फलन कितने होते हैं, चार ठे। हमको ज़रूरत दो की है लेकिन समझेंगे चारों। पहला होता है एकाएकी फलन, पहला कौन सा होता है, एकाएकी फलन। दूसरा होता है बहुएकी फलन, तीसरा होता है आच्छादक फलन, और चौथा होता है अंतरक्षेपी फलन। चौथा होता है अंतरक्षेपी फलन। ये चार फलन होते हैं जिसमें हमको एकाएकी की ज़रूरत है और आच्छादक की ज़रूरत है, और दो ठौरन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसका भाई है और ये वाला इसका भाई है, ठीक है। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं, जब भाई है भाई हैं सबसे। नाम से ही परिभाषा क्लियर हो जाएगी, नाम से ही समझ जाओगे कि एकाएकी क्या होता है, बहुएकाएकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है और अंतरक्षेपी क्या होता है। देखो अगर पहले का कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, दोबारा पढ़ने से फ़ायदा होगा और बहुत सिंपल तरीके से क्लियर होगा। पहले साथ में जो परिभाषा बताया था बहुत टेढ़ा टेढ़ा बताया था, ठीक है ना। प्रांत और सहप्रांत के लिए लेके उल्टा घुमा के लिखा था कि नहीं, इस बार सिंपल लिख दिया ना। तो चाहे ऐसे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो। बाकी फलनों के प्रकार में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एकाएकी फलन का, बहुएकी फलन का, आच्छादक, अंतरक्षेपी। तो जब नाम को अच्छे से तोड़ लोगे ना तो उसके बाद कठिन नहीं रह जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। नाम को कैसे तोड़ोगे, एकाएकी, इसको 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। 1 to 1 मतलब एक का एक से संबंध, ठीक है ना। एकाएकी का मतलब एकाएकी मतलब एक का एक प्रतिबिंब होगा, एक का प्रांत में जो एक होगा उसका सहप्रांत में केवल एक प्रतिबिंब होगा। बहुएकी का मतलब बहुत का एक प्रतिबिंब, मतलब दो या दो से अधिक प्रांत में रहेंगे और वही सहप्रांत में एक से संबंधित रहेंगे, किसी एक से प्रतिबिंब बनाएंगे। दो ठौरा मिलके जैसे है, तीनों मिलके प्रतिबिंब बना रहे हैं कि नहीं इसके साथ, तो इन तीनों का केवल एक प्रतिबिंब ये मिला कि नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाकी इसको हटा दें तो इन तीनों का केवल एक प्रतिबिंब ये मिल रहा है ना। इसका मतलब बहुत का एक प्रतिबिंब होगा तो बहुएकी। एकाएकी का मतलब एक का एक से प्रतिबिंब, बहुएकाएकी का मतलब बहुत का एक प्रतिबिंब। आच्छादक और अंतरक्षेपी पहले एकाएकी और ये बहुएकाएकी समझ लो, फिर इसको बताऊंगा, एक का साथ चारों कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। आच्छादक बहुत सिंपल होता है, नाम से ही वो भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर होगा। बस देखो एकाएकी फलन पहला वाला हम लोग समझते हैं। पहला वाला का कुल एक कम समझा दूंगा, देखो 5-6 चित्र बनाता हूँ मैं। ये ए है और ये क्या है, बी। अब ये फलन है, फलन है मतलब कोई संबंधी होगा उसको फलन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन होने वाली है, ठीक है ना। एक का एक से संबंध, एक और एक प्रतिबिंब, एक और केवल। इसमें मत सोचना कि प्रांत में भी केवल एक का यूज कर सकते हैं, इसमें केवल, इसमें क्या लिखा है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब में समुच्चय बी में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर एक का प्रतिबिंब 2 है तो 2 का भी प्रतिबिंब 2 हो सकता है, इसका भी एक का प्रतिबिंब है, इसका भी एक का प्रतिबिंब होगा,
हुआ कि नहीं? समझ रहे हो ना? अगर ये एक दो से संबंधित हो जाता, जैसे एक दो से भी मिला रहता, एक तीन से भी मिला रहता, तो एक का दो प्रतिबिंब हो जाता, तब गलत है। लेकिन दो का एक प्रतिबिंब संभव है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक के प्रत्येक अवयव मतलब इसका भी एक प्रतिबिंब हो और इसका भी वही प्रतिबिंब है, तो इसके लिए तो एक का है कि नहीं? तो ये बात ध्यान में रखना। इधर से दो मिल के इधर एक हो सकते हैं, इधर दो उधर एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें 1 2 3 4, इसमें लिख रहा हूँ A B C D। आज बस यही समझा खत्म कर दूंगा, इसके बाद आगे कल पढ़ाया जाएगा। ये A है, ये F है और ये B है। 1 2 3 A B C और D। कुछ चित्र बना रहा हूँ 5-6 ठे। क्या हुआ? कुछ कर रही हो? ज़्यादा बड़ा बन गया। ये A है, ये B है, ये फलन है, ये 1 2 3 4 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इसमें मैं कोई फलन नहीं दिखाने वाला हूँ कि ये इससे बड़ा है, इसमें एक जोड़ने से मिलेगा। मान लेना कुछ मिला होगा, कुल सेम ही रहेगा, बस अलग अलग टाइप का फलन देखने को मिलेगा। अभी तो बड़वा नहीं मारा अभी वार से यार, अभी वो बाकी है, फिर अब अलग अलग लगने लगेगा। ये A है और ये क्या है? 1 2 3 4 A B C और डिजिटल बोर्ड रहता तो कॉपी करके कुल पेस्ट कर देता अब जल्दी से। खरीदूंगा जल्दी है, बस तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे डिजिटल बोर्ड से। भाई छवा हटवा करी छवा समझ में तुम। हाँ है क्या लिखा है? जैसे डिजाइन वाला ए लग रहा था। चलो देखो, चार में हो गया होता झूठा, चार ठे ये है, चार में हो गया होता। हाँ नहीं रहने दो, इसमें एक मिटा देता हूँ, डिजाइनिया वाला मिटा देता हूँ। कौनो एक का जैसे नहीं हो गया है जी। हाँ वो सतवा वतवा भी बता रहा था कौनो अलग है, में 7 ठे चित्र में नहीं है। बिना देखे हो क्या खाली बोल दो, कुल अलग है।
खाली देखने में बड़वा एक जैसा लग रहा है ना, ओके ध्यान से देखो तो अलग जरूर दिखेगा। अब अलग अलग दिख गया। चलो अब देखो पहला वाला। अभी मैं बताया हूँ कि एकाएकी का मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। पहले चेक करूंगा कि सब एकाएकी है कि नहीं है। एक का एक प्रतिबिंब ठीक है, 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 एकाएकी है क्योंकि एक एक का एक का प्रतिबिंब है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि दो का एक प्रतिबिंब है, नहीं लग रहा है। अगर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, दो का एक प्रतिबिंब है, लेकिन एक का दो प्रतिबिंब नहीं ना है ना। एकाएकी का मतलब एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, मतलब ये एकाएकी है। कौनो बात ना एकाएकी लिखने में, ठीक है ना। अगर एक का दो हो जाता तब गड़बड़ रहता, लेकिन एक का एक ही है, दो का एक हुआ है, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक का एक ही है। इसको बताओ, एक का एक से संबंध है, एकाएकी तो है। ये समय बताओ एकाएकी है, ये भी एकाएकी है, कुल एकाएकी हो गल का। इसमें एक का एक से संबंध नहीं है क्योंकि एक से आई है, एक का दो प्रतिबिंब मिल गया, एक का एक से होना चाहिए ना, तो ये एकाएकी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ऐसा। इसमें आ जाओ, ये है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे। लास्ट वाला भी एकाएकी है, ये लास्टवा वाला किसी के जैसा लग रहा है, पहले के जैसा। लेकिन उसमें छोड़ा गया, इसमें नहीं छोड़ा गया। पहला तीसरा लगभग एक जैसे ही है, बस यहाँ डी का दो प्रतिबिंब हो गया, उसमें इसमें एक है। चलो एकाएकी हो गया। अब हम लोग बहु एकी देखेंगे। बहु नहीं, एकाएकी हो गया ना। चलो अच्छा, बहु एकी भी देख लो। बहुत का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें तो एकाएकी हो गया तो बहु एकाएकी कंफर्म नहीं होगा। जवन एकाएकी नहीं है वह बहु एकाएकी हो सकता है। चौथा देखो, एक का बहुत प्रतिबिंब, एक का, लेकिन बहुत का एक होना चाहिए ना, इसमें एक का बहुत है। अब देखो यहाँ हम लोगों ने कुछ कुछ गड़बड़ी किया है। बहुत का एक प्रतिबिंब होगा तो वो बहु एकी कहलाएगा। जैसे यहाँ बहुत का एक प्रतिबिंब हुआ तो हम लोगों ने एकाएकी लिख के रखा है, वो क्या है, बहु एकाएकी। तो गड़बड़ हो रहा था ना। देखो अभी तक हम लोग एकाएकी केवल सुन के इतना दिमाग में आ गया था, एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, देख के लग रहा था एक का तो एक का हो। लेकिन उसके बाद जब बहु एकाएकी पे आए तो पता चला कि बहुत का एक प्रतिबिंब होगा तो उसको अलग बोलोगे। अगर ऐसा होता है तभी एकाएकी बोलोगे, एक का एक से, एक का एक से। लेकिन इसमें बहुत का एक से हो गया ना, तो ये एकाएकी नहीं है, बहु एकी है। एक ही लिखा है जी, एक ही नहीं लिखा है। एक ही लिखना होता तो ये एक खाली इतने लिखा था। तीसरा वाला भी क्या है, अब धीरे धीरे बुद्धियाँ खुल रही है। क्या कह रही हो? है ठीक है ना। चलो कुछ तो बुद्धि काम की। एकाएकी बहु एकाएकी में अंतर समझ में आ गया। अब बोलना मत। आच्छादक का मतलब पूरा छा जाना, ये पूरा इसमें छा गया, अगर कोनो को छोड़ा नहीं तो आच्छादक। अरे छोड़ा ठीक है अगर छोड़ेगा नहीं तो आच्छादक, अगर छूट गया तो अंतर आच्छादक, मतलब पूरा छा दिया इसको, कहीं छोड़ा नहीं है।
जैसे इसमें छोड़ दिया, यह आच्छादक नहीं है तो क्या हुआ? अंतःक्षेपी। क्या हुआ? बहुएकी और अंतरक्षेपी। ठीक है ना? ये भी छोड़ दिया, ये एकाएकी और अंतःक्षेपी है। अच्छे से लिख देता हूँ, एकाएकी और अंतःक्षेपी। ठीक है, इस पे आ जाओ। एक तो छूट गया, ये भी बहुएकी और अंतर। इस पे आ जाओ। ये तो फलाना में नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें एक टाइप छूट गया है, ये फलन ही नहीं है, तो संबंध है खाली। इसको तो यहाँ से रिजेक्ट कर दो, फलन ही नहीं है, फलन ही पढ़ रहे हैं, फलन ही नहीं है। चलो इस पे आ जाओ, इस पे लिख लो फलन नहीं है, एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे वहाँ एक है, यहाँ फलन नहीं है। ये एकाएकी है और क्योंकि छा दिया है कुल, इनका उनको छोड़ा नहीं है। एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी और घुसियाओ मत। हाँ, आच्छादक है, कहाँ की आपको बचा नहीं, तो बहुएकी और आच्छादक। ठीक है ना? तो अब पहचानना होगा, तो पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लोगे? इतना अच्छे से दोहरा तेहरा 5-6 दिन पढ़ के आना, ताकि आगे जब, अब देखो अब यहीं से मेन पॉइंट चालू होगा। फलन समझ गए ना कैसे होता है? अब देखो प्रतिलोम फलन, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। प्रतिलोम फलन उसी का निकलता है जो एकाएकी आच्छादक होता है, और हमको प्रतिलोम फलन पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा था हमको मतलब इन्हीं दोनों से है, इन दोनों से, लेकिन समझना चारों को था। तो इसमें देखो, इसमें देखोगे तो किसका निकाल सकते हो प्रतिलोम? इसका निकाल, पचमे का, क्योंकि ये एकाएकी और, कारण भी बताऊंगा क्यों निकाल सकते हो। प्रतिलोम फलन पहले समझोगे, फिर इनका क्यों नहीं निकल सकता प्रतिलोम और इसका निकल सकता है, उसका भी कारण समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी थोड़ा सा हिंट ले लो, आगे कल क्या पढ़ाने वाला हूँ। एकाएकी आच्छादक जो फलन होगा उसी का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, बाकी का नहीं। कारण अच्छे से कल बताऊंगा।